जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी आरओ से संबंधित ये क्लास होती है, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसी के आज हम 50 क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करेंगे। एक सेशन में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मेघालय का पठार भाग है। तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड का जो है मेघालय का पठार भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए भैया, अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं? तो आप सभी को पता होगा कि ये राजस्थान में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है, यह एक भ्रशोत्थान पर्वत है, जो कि सही है। दूसरा कह रहा है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है हुआ पठार है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, ये भी सही है। तो आपने देखा दोस्तों, तीनों के तीनों सही हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसमें पहला दूसरा तीसरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो बताइए भैया, कहाँ से समुद्र तल भारत का औसतन मापा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो बताइए भैया। तो आप सभी को पता होगा गुजरात का तट जो है सबसे लंबा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत के जो है 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे केप कामकोरियन नाम से जाना जाता है? तो बताइए भैया, केप कामोरियन के नाम से किसे जाना जाता है? मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को या गुजरात को? तो राइट आंसर बनेगा कन्याकुमारी को केप कामोरियन के नाम से जाना जाता है। और बता दें, भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे केप कोरियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो बताइए भैया, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, राम सेतु शुरू होता है। तो बताइए भैया, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुकोटी से, मंडपम से या पंबम से या रामेश्वरम से? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, धनकोट से राम सेतु शुरू होता है। और बता दें, राम सेतु भारत के पब्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुकोट से प्रारंभ होकर के श्रीलंका की मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक प्रवाल द्वीप है। तो बताइए भैया, इनमें से एक प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप इन चारों में से एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही बता दें, लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप
प्रवाल की उत्पत्ति से हुए हैं और लक्षद्वीप के द्वीपों की कुल संख्या 36 है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। आइए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर बनेगा मिनिकॉय। यही जो है भारत के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। और बता दें सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे दूसरा नाम आईटी पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगला कह रहा है कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिलिकॉन वैली आपके बेंगलुरु में स्थित है। अगर आपसे सिलिकॉन स्टेट पूछता है तो कर्नाटक, और सिलिकॉन वैली पूछता है तो बेंगलुरु। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अगला कह रहा है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो बताइए भैया छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो बताइए भैया कौन इनमें से एक राजधानी नगर नहीं है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु जो है यही आपका राजधानी नहीं है। बाकी के आपके तीनों चंडीगढ़, भुवनेश्वर, श्रीनगर, ये तीनों के तीनों जो है राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश, यही जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का में सम्मिलित नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश ही दिल्ली के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सभी के सभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ जो है अपनी सीमा को निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित राजधानियां दी गई हैं। तो पहला कह रहा है असम, तो असम की राजधानी दिसपुर होती है। दूसरा कह रहा है मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। और अगला कह रहा है गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और मणिपुर लास्ट कह रहा है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो कूट के माध्यम से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि ए का तीसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का दूसरे से मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में चरवा जनजाति का निवास स्थान है। तो बताइए भैया जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार में जरवा जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। तो बताइए भैया केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चेचू जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। और साथ ही बता दें लेमचा की, तो लेमचा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। और बात करें डाफर की, तो डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है।
और बात करें डफला की, तो डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे याद रखिएगा। चेचू केरल में, लेप्चा सिक्किम में, डाफर गुजरात में और डफला अरुणाचल प्रदेश तथा असम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमीरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो तमीरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें ये जनजाति तमीरिया झारखंड के अलावा उड़ीसा में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो बताइए भैया थारू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में जाति दिया हुआ है यानी कि आदिवासी दिया है, और सूची सेकंड में उससे संबंधित जगह दिया है। तो पहला कह रहा है भील, तो भील जनजाति दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है, तो एक दूसरे से। अगला कह रहा है गोंड, तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला कह रहा है लिम्बुस, तो लिम्बुस जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। और लास्ट कह रहा है कोनियाक, तो यह जो है नागालैंड में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कूट के माध्यम से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को पहले से। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? बताइए भैया इन चारों में से पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, आक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो बताइए भैया कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी सतलज और काली नदी के बीच में जो है कुमायूं हिमालय स्थित है। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किन नदी के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा अकलंदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें अगर आपसे पूछता है केदारनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, बद्रीनाथ अकलंदा नदी के और केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो बताइए भैया यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंदरपूंछ यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें जो है यमुना नदी की, तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गम होती है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पहला ही कथन कह रहा है पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो कि बिल्कुल सही बताया है। तो आपका कथन यहां से सही है। पढ़ते हैं कारक क्या कह रहा है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है, इसलिए वो जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो दोनों के दोनों सही है कथन व कारण। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से भैया ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है, बता दें। तो ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वो सारी की सारी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। क्वेश्चन है दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है, तो बताइए भैया दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी दामोदर की सहायक नदी है। और बता दें दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर से होता है। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम है, तो बताइए भैया कावेरी नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए भैया इन चारों में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? भीमा, डान, तेल या तुंगभद्रा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तेल यही जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, और बाकी तीनों भीमा, डान, तुंगभद्रा ये तीनों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित है? तो बताएं भैया इन चारों में से कौन सी नदी सबसे प्रदूषित नदी है? गोदावरी, पेरियार, दामोदर या महानदी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों यह जो है गिरिडीह और दुर्गपुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? बताइए रावी नदी या सतलज, ब्यास, चिनाब? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। और साथ ही बता दें सतलज नदी तिब्बत में स्थित राकस ताल झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि सतलज झील का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो यह जो है तिब्बत के पठार राकस ताल झील से निकलती है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बेतवा नदी मिलती है, क्वेश्चन कह रहा है बेतवा नदी किस से मिलती है? तो बताइए गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? तो राइट आंसर बनेगा बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के आज 14 प्रैक्टिस सेट है, सारे के सारे प्रैक्टिस सेटों में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने की प्रयास किए हैं। किसी में नदियों से संबंधित, किसी में जो है झीलों से संबंधित, सारे के सारे जितने भी टाइप से क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं उन सभी को हमने कवर किया है पार्ट बाय पार्ट में। तो आप पहली वीडियो से जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी तक सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। सारी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके हमने कवर करने का प्रयास किया है। एक क्लास में 50 क्वेश्चन को करवाया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो बताएं भैया कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर बनेगा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कह रहा है यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, जो कि गलत बताया है। अगला कह रहा है यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है, तो ये भी गलत है। तो आपने देखा दोस्तों दोनों के दोनों कथन जो है गलत दिए हुए हैं भीतरकनिका गरान के संदर्भ में। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है, बनाती है। तो बताइए भैया कौन सी नदी उड़ीसा में अपना जो है डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महानदी यही जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महानदी उड़ीसा राज्य में अपना जो है डेल्टा बनाती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो बताइए भैया बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कावेरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है नदी घाटियों में। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो बताइए भैया कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जो है जानी जाती है और इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बारिश के समय यह जो है बिहार राज्य में उफान में रहती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है। तो बताइए भैया उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा और बता दें यह नदी नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो बताइए भैया तुलसी झील से, विहार झील से, पोई झील से या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विहार झील से मुंबई की मीठी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा अभी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।